अब एक दो बच्चों के दिमाग में एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनको लग रहा है कि सर ऑलरेडी हमारे जीवन में याद करने के लिए बहुत कुछ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, है ना, तो क्या अब अवधारणा भी याद करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं याद करनी पड़ेगी। पहली बात, जब कभी दिमाग से स्लिप कर जाए तो कुछ एग्जाम्पल तो आपको याद ही रहेंगे, हमेशा पूरी जीवन याद रहेंगे। जैसे कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये लाइन क्यों लिखी गई, क्यों, यानी उसके मन में क्या था। अगर ये याद न रहे तो ये याद रहेगा किसी भी तर्क का छिपा हुआ भाग, जो छिपा हो, जो कहा न गया हो, छिपा हो, वह है अवधारणा। इसमें भी याद नहीं रहेगा तो जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है ना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक फोन घुमाएं, बाबा फला फला फला, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, मनचाहा प्रेम विवाह, तो ये तो दिमाग में रहेगा। इसका मतलब हुआ कि ये बातें क्यों लिखी गई थी, क्योंकि उसके दिमाग में था कि भारत में ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह के लोगों से संपर्क करते हैं कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए, है ना। उसको पता है कि कुछ लोग इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे, कुछ लोग इस फोन नंबर पे कॉल भी करेंगे। ऑल आर द पार्ट ऑफ एजम्पशन। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या ये याद करना, जैसे मैंने कहा अवश्य, केवल, निश्चित ही, असंभव जैसे शब्द का इस्तेमाल हो तो अवधारणा गलत मानी जाएगी। आप एक बात बताओ बच्चा, ऐसे समझो, अवधारणा का मतलब होता है पास्ट यानी भूतकाल। आप ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अवधारणा का मतलब होता है पास्ट, पास्ट यानी भूतकाल। मान लो आप हमसे मिले, अपनी बात आप बता रहे हो, आपकी बातें मैं सुन रहा हूं, आप अपने दुख, दर्द, खुशियां, लम्हे सब बता रहे हो, खूब ध्यान से सुनना। तो मैं अगर बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं तो 99% तक अवधारणा का अंदाजा लगा सकता हूं कि ऐसा ऐसा रहा होगा तो ऐसा हुआ होगा। ध्यान से सुनना, 100% सत्य, 100% जो सत्य होता है ना, वो परिणाम होता है, रिजल्ट। अवधारणा कभी भी 100% नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने कहा कि यदि किसी अवधारणा में अवश्य लिखा हो, अवश्य का मतलब होता है कन्फर्म, आप अवधारणा में कन्फर्म नहीं हो सकते, अवधारणा अप्रॉक्स होती है। अगर कोई बात छिपी हुई है तो आप अंदाजा ही लगा सकते हो। जैसे पुलिस जब किसी चोर को पकड़ती है, एक बात बताओ, चोर को पकड़ ली, पीटना शुरू कर दी, चोर ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी, पर पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ अवधारणा का अंदाजा नहीं लगा सकता, 99% तक जाएगा। इसीलिए यदि कहीं अवश्य दिया हो तो अवधारणा गलत होगी। निश्चित ही, आपको इन शब्दों से नहीं लग रहा है, अवश्य का मतलब अवश्य ऐसा ही होगा, ये क्या है, परिणाम है, रिजल्ट है, तो अवधारणा गलत होगी। निश्चित ही, एक होता है निश्चित, एक होता है नहीं, निश्चित ही आएगी, वो आज जरूर आएगी। कौन? वही भूत, कहीं दिया जले, कहीं दिल सन्नाटे में कोई डरा रहा है आपको, कर निश्चित ही आएगी, भूत आज आएगी आएगी, निश्चित ही। निश्चित ही का मतलब वो डेफिनेट पे प्रेशर दे रहा है, तो ये अवधारणा भी क्या होगी, गलत होगी। केवल, केवल मतलब होता है ओनली, केवल, केवल भी एक परिणाम है, प्रेशर है। जैसे कहते हैं केवल उसी का सिलेक्शन होगा, केवल उसी का, केवल का मतलब हो गया डेफिनेट। तो कभी भी ये शब्द जहां होंगे अवधारणा गलत मानी जाएगी। दूसरा मैंने लिखाया कि अगर कोई आर्टिकल दिया है या कोई कथन दिया है, मान लो आपको सामान्य जानकारी है कि पानी पीने के काम आता है, नहाने के काम आता है, कपड़ा धोने के काम आता है। अब कोई आर्टिकल ऐसा है को कह रहा है कि पानी से हवाई जहाज चल रहा है, तो आपको लग रहा है पानी से तो हवाई जहाज चलता नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर लेखक यानी राइटर पानी से हवाई जहाज उड़ा रहा है तो आप उसे उड़ाने दीजिए, पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप ये ज्यूम करिए कि जब ये आर्टिकल वो लिख रहा था, यानी पानी से हवाई जहाज उड़ा रहा था, तो उसके मन में क्या था, महंगे ईंधन को लेकर समस्या रही होगी, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ महंगा बहुत होता है, या उसके दिमाग में ये रहा होगा कि सर्व सुलभ, यानी हर व्यक्ति के लिए सुलभ कराने के लिए पानी का कॉन्सेप्ट लिया होगा, या उसके दिमाग में, अब वो आर्टिकल पढ़ने पे पता चलेगा, उसके दिमाग में पेट्रोलियम पदार्थों के लगभग समाप्त होने की उम्मीद जगी होगी, पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त हो जाएंगे तो हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, तो पानी से उड़ा रहा था। या वो पानी की प्रचुर मात्रा, यानी जो समुद्री पानी होता है, नाले का पानी होता है, नाली का पानी बहता रहता है, बदबू भी करता है, किसी काम भी नहीं आता, तो वो जो राइटर है हो सकता है वो कल्पना कर रहा हो कि इस पानी का हम यूटिलाइजेशन कर लेंगे, है ना, बढ़िया से नाले का पानी भरा और हवाई जहाज रनवे पे दौड़ा और सीधा ऊपर की ओर चला गया, तो नाले के पानी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब हो सकता है आपकी सामान्य जानकारी ये हो कि पेट्रोलियम पदार्थ से उड़ता है, लेकिन अगर वो नाले के पानी से उड़ा रहा है तो जो हमें अवधारणा देना है, यानी आंसर, वो नाले के पानी के अकॉर्डिंग देना है। दैट्स क्लियर? ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न देखो आप, ये वाला,
आराम से रिलैक्स होकर प्रश्न को पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक टेलीफोन ग्राहक का दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र, याद रखना टेलीफोन का जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसने जो डेली न्यूज अखबार निकलते उसके संपादक यानी एडिटर को एक लेटर लिखता है। तो लेटर, अब ध्यान सुनना, लेटर लिखता है तो किस उम्मीद में लिखा होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसकी मंशा पकड़नी है। लिखता है कई शिकायतों के बावजूद भी मुझे 9 माह से टेलीफोन का बिल प्राप्त नहीं हुआ है। अब आप ध्यान सुनना, टेलीफोन कंपनी का समाचार पत्र के संपादक से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति जो पीड़ित है, दुखी है, उसने लेटर लिखा है कि मुझे 9 माह से बिल प्राप्त नहीं हुआ। उसने 9 माह ही फोकस क्यों किया? इसका मतलब वो ये मानता है कि बिल हर महीने जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उसने टेलीफोन के महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर को ना लिख करके उसने दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लिखा है। क्यों लिखा होगा? क्योंकि उसे लगता है कि वहां से उसकी बात ज्यादा शीघ्रता से पहुंच सकती है। यही है ना एजम्पशन। देखो, प्रत्येक ग्राहक को टेलीफोन कंपनी से नियमित रूप से बिल प्राप्त करने का अधिकार है। चूंकि यहां पे प्रत्येक लग गया है ना, प्रत्येक, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, ग्राहक की शिकायतें सेवाओं में सुधार के लिए अपेक्षित कमियों की ओर इशारा करती है। सेकंड इज द राइट। एक व्यक्ति ने क्या कहा कि बंगलौर से दिल्ली की यात्रा वायु मार्ग से ज्यादा जल्दी होती है। क्या होती है? ज्यादा जल्दी होती है। इसका मतलब कहने वाले के दिमाग में यह बात है कि बंगलुरु से दिल्ली जाने के अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, तभी तो ज्यादा जल्दी होती है, कम जल्दी होती है ना। ज्यादा और कम कब यूज करते हैं? जब तुलना होती है। इसका मतलब बोलने वाले को यह पता है कि वहां के लिए अन्य साधन भी होंगे। तो पहली बात, बंगलुरु और दिल्ली वायु मार्ग द्वारा जुड़े हैं। अगर जुड़े न होते तो कोई व्यक्ति सलाह ही क्यों देता? दूसरा, बंगलौर से दिल्ली के यातायात का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं, ये वाला गलत है। साधन तो उपलब्ध ही है, तभी तो उसने कहा ओनली वन। लगभग अब सही जा रहे हो। इस पे दिमाग लगाओ, मैं देखता हूं किसका दिमाग इसके आंसर पे पहुंचता है। इस पे दिमाग लगाओ। हाल ही में उसका कंपनी ए के अंशों में किया गया निवेश महज एक जुआ है। महज एक जुआ है। जुआ किसको कहते हैं? जब जो एकाएक जीत जाए उसे भी जुआ कहते हैं, जो एकाएक सब कुछ हार जाए उसे भी जुआ कहते हैं। दोनों कंडीशन, बट बोथ आर कंट्राडिक्टरी। अब देखो, उसे अपने निवेश में नुकसान उठाना पड़ सकता है, वह अपने निवेश से लाभ अर्जित कर सकता है। ये दोनों बातें बोलने वाले के दिमाग में समाहित थी। लेकिन इसका आंसर कैसे करेंगे हम? क्योंकि जब उसके दोस्त ने कहा कि वह महज एक जुआ है, तो जब व्यक्ति किसी बात को जुआ कह रहा होगा तो उसके दिमाग में या तो प्रॉफिट की कंडीशन होगी या तो लॉस की कंडीशन होगी। हाँ, ये दोनों अवधारणाएं निहित। तो इसका आंसर होगा या तो 1 या 2, या तो 1 या तो 2। दोनों अवधारणाएं हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, दोनों अवधारणाएं हैं, बोथ। बट इसका जो आंसर बनेगा, चूंकि या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। जिनको क्वेश्चन न समझ में आए उन्हें घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, समय के साथ हर चीजें समझ जाओगे। या की जगह केवल लगा देंगे फिर तो गलत हो जाएगा। सूचना लिखा है, जमीन के एक प्लाट पर अंकित सूचना, निजी संपत्ति, अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने दीवार पे लिखवाया है तो वहां से गुजरने वाले शायद सूचना पढ़ लेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे, इसीलिए सूचना लिखवाएगी। नहीं, सूचना क्यों लिखवाई जाती? भाई लिखवाने वाले के मन में था ना कि जब लोग सूचना पढ़ेंगे तो हो सकता है अतिक्रमण न करें। दूसरा, लोग कार्रवाई किए जाने से डरते हैं। बिल्कुल सही बात है, वरना कार्रवाई की बात ही ना कहता। आप ऐसे समझो
दिल से मत सॉल्व करो, दिमाग से सॉल्व करो। अगर कोई बात कही गई है, कोई बात लिखी गई है, तो कहने वाले या लिखने वाले के दिमाग में क्या बात थी उसे कहते हैं अवधारणा। तो मान लो आप अपने किसी प्लॉट पे आपने ये लिखवा रखा है, तो आपके दिमाग में क्या आइडिया होगा? ये दोनों बातें आपके दिमाग में होगी तभी आप लिखोगे ना। अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आपने कार्रवाई लिखवा दिया, कर तो नहीं रहे ना। इसका मतलब आपको पता है जब आप कार्रवाई लिखेंगे तो लोग कार्रवाई किए जाने से डरते होंगे, तभी आपने लिखा है। दूसरा, अगर आपको यह होता कि इधर से गुजरने वाले शायद इस सूचना को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्यों लिखवाते? पेंट का पैसा क्यों खर्च करोगे? तो दिल से नहीं, दिमाग से उत्तर देना है। माइंड का खेल है, बिल्कुल दिमाग से खेलो, यही है। ये यूपीएससी का प्रश्न है 2015 का। अब इस तरह छोटा प्रश्न तो नहीं देता, अब तो कॉम्प्रिहेंशन में पूछता है अवधारणा। मैंने आपसे बताया था ना 2011 से लेकर 2017-18 तक छोटे प्रश्नों में अवधारणा पूछा जाता था। अब तो सीधा पूरा अखंड भारत ही पूछ लेता है। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूं, आप सबके आंसर आ गए। आप देखो, कह रहा है दो लड़कियां हैं, गीता और राधा। गीता कहती है जब से नरेश ने, कब से? जब से नरेश ने ध्यान प्रारंभ किया है, दैट मीन्स कि उसने किस पे फोकस किया है? मेडिटेशन यानी ध्यान पर। जब से नरेश ने ध्यान प्रारंभ किया है वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया है। यानी जो गीता है वो ये कहना चाहती है कि जब से उसने मेडिटेशन प्रारंभ किया तब से वो अधिक अच्छा बॉक्सर बना। यानी अधिक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए ध्यान को वो, जैसे कहते हैं, बूस्टर बता रही है। ठीक है, जैसे उसने कहा, राधा ने कहा असंभव है, असंभव है। तो याद रखना, असंभव का मतलब होता है किसी की बात को चैलेंज करना। और याद रखना, असंभव स्टेटमेंट में है, एजम्पशन में नहीं, कथन में है, अवधारणा में नहीं। अगर असंभव शब्द अवधारणा में होगा तब तो अवधारणा वैसे भी गलत हो जाएगी, लेकिन अगर असंभव शब्द कथन में है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति आपको कोई बात बता रहा है और आपने कहा असंभव है, तो आपने किसको चैलेंज किया? जो वो मेरिट बता रहा है या बता रही है। असंभव है, किसी बॉक्सर का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी आक्रामकता है। राधा का कथन उसके इस विश्वास को प्रतिबिंबित करता है कि ध्यान की प्रवृत्ति किसी भी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि यदि व्यक्ति किसी का, जैसे उसने कहा कि जब से नरेश ने मेडिटेशन यानी ध्यान प्रारंभ किया अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया। अधिक अच्छा बॉक्सर बनना का उसने जो रीजन दिया, किसको दिया? मेडिटेशन को, ध्यान को। दूसरी कह रही असंभव, तो जब वो असंभव कहेगी तो किसको चैलेंज करेगी? मेडिटेशन को। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति मेरिट बता रहा है और सामने वाला उसको चैलेंज कर देता है तो उसी मेरिट को चैलेंज करता है किसी और। एक हम लोगों ने पढ़ा कथन और अवधारणा यानी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। अब पढ़ेंगे कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। फिर पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। ये जब सारी वैरायटी पढ़ लेंगे फिर हम 2 क्लास हम लोग प्रैक्टिस क्लास रखेंगे कॉम्प्रिहेंशन की। लेकिन आपको टर्म पता होगा तब तो प्रैक्टिस कर पाओगे। तो कथन और तर्क, तर्क हमेशा किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिए जाते हैं। तर्क हमेशा किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में। ठीक है नेहा, आपको उदाहरण अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अब देखो, तर्क हमेशा किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिए जाते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरी बात,
तर्क मजबूत, मजबूत को शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रबल। तर्क मजबूत और कमजोर, कमजोर को शुद्ध हिंदी में कहते हैं निर्बल। दो प्रकार के होते हैं। ये अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई बहुत फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, बट चूंकि कोई टॉपिक शुरू करेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर तो देंगे ही, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है बच्चा, अब दो बातें हमें समझ में आ गई कि जो तर्क होता है आर्गुमेंट, वो पक्ष और विपक्ष में होता है। दूसरी बात, जो तर्क होंगे, कई बार विद्यार्थियों को लगता है कि जो तर्क पक्ष में कहे गए वो मजबूत है, उन्हें लगता है कि जो तर्क विपक्ष में कहे गए वो कमजोर है, पर ऐसा नहीं है। विपक्ष में कही गई बात भी मजबूत हो सकती है और पक्ष में कही गई बात भी कमजोर हो सकती है। इसके बिहाफ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अभी अगला पॉइंट भी मैं लिखूंगा। छोटी सी बात, दरअसल क्या होता है, जो आर्गुमेंट होता है ना, तर्क, ये किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, उसके व्यक्तित्व और उसके गुणों का विकास करती है। आप जिन स्कूल में, कॉलेज में पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, आपने देखा होगा अगर वहां कभी डिबेट हुई होगी, वैसे तो होती नहीं आजकल, सब बाबागिरी है, लेकिन अगर कभी डिबेट हुई होगी किसी स्कूल कॉलेज में, या कोई फंक्शनल प्रोग्राम हुआ होगा, कल्चरल प्रोग्राम हुआ होगा, जैसे एक्टिंग का, डांस का, है ना, फैशन शो, इस टाइप का हुआ होगा। ऐसा यदि आपने अपने जीवन में देखा होगा, तो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग भी, वो कोई नाटक रहा हो, है ना, जैसे कई प्रकार के नाटक खेले जाते हैं, गांधी जी पे खेले जाते हैं, आजादी पे खेले जाते हैं, कई इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जूलियस सीजर पे खेले जाते हैं, है ना, अकबर पे खेले जाते हैं, महाराणा प्रताप पे खेले जाते हैं, कहीं कहीं छोटा मोटा कल्चरल प्रोग्राम होता है, जैसे रामलीला होता है ना जगह जगह, तो 7 दिन 9 दिन का रामलीला होता है। मेरे कहने का मतलब, यदि आपने ऐसा कभी देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग एक्ट करते हैं, यानी पात्र होते हैं, उनकी कुछ खासियत होती होगी। और ये जो मैं बोल रहा हूं इसको आप महसूस करना, अगर आपने देखा होगा तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक्ट करते हैं, उनकी जो उनका व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। दरअसल व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं, एक है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। ज्यादा इंट्रोवर्ट होना भी बहुत खतरनाक है और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना भी बहुत खतरनाक है। तो कहते हैं ना कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कहने का मतलब कोई बात एक्सट्रीम हो जाएगी, यानी अति हो जाएगी तो क्या होगी, नुकसानदायक होगी। तो कई विद्यार्थी या कई व्यक्ति, कई पर्सनालिटी ऐसी होती है व्यक्तित्व की कि बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब इतने इंट्रोवर्ट होंगे कि मान लिया उनको प्यास लगी, वो आपके सामने बैठे हैं और बस उनका जीवन अब समाप्त होने वाला है पानी की वजह से, लेकिन वो आपसे पानी नहीं मांगेंगे। तो इतना इंट्रोवर्ट होना खतरनाक है। कई इतने एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं, मतलब जहां मन में आए वहीं बोल दें। तो दोनों नहीं होना चाहिए, पर एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बहिर्मुखी होना चाहिए। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के 2-3 खासियत होगी। एक तो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, स्ट्रेस में नहीं होगा, उसके डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 होती है, लगभग 0 होती है। तो मेरे कहने का मतलब डियर ये है कि जो लोग ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लीडरशिप प्रोग्राम हो गया, कहीं डिबेट हो गई, किसी सब्जेक्ट पे कोई टॉपिक दे दिया गया, जैसे मान लिया आजकल आपने देखा होगा पार्लियामेंट चल रही थी, तो एक टॉपिक बड़ा इशू था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आई, एक देश एक चुनाव की, तो 2 प्रकार 3 प्रकार से लोग रहे होंगे। एक वो रहे होंगे जो इसके पक्ष में तर्क दे रहे होंगे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। कुछ लोग होंगे जो इसके विपक्ष में तर्क दे रहे होंगे कि ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। और सम पर्सन आर न्यूट्रल, कुछ ऐसे होंगे जो तटस्थ होंगे। मेरे कहने का मतलब, जो पक्ष में बात कही जा रही थी वह भी मजबूत हो सकती है, जो विपक्ष में कही जा रही थी वो भी मजबूत हो सकती है। कई बार पक्ष में कही गई बात भी कमजोर होती है और विपक्ष में कही गई बात भी कमजोर होती है। तो आप कभी भी दिमाग में यह गेस मत करना कि कोई बात पक्ष में कही जाएगी तो ही मजबूत होगी या विपक्ष में कही जाएगी तो कमजोर होगी। पहली बात तो ये एकदम क्लियर हो जाए। दूसरी बात, अगर आप में से किसी को लगता है कि उसका व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट है, एग्रेसिव नहीं है,
ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिमाग में तमाम तरह की बातें घूमती रहती, कुछ ऐसे तो विस्फोट की तरह फट जाते हैं सिलेंडर की तरह, इतनी बातें उनके दिमाग में घूमती हैं सुबह से लेकर रात तक, जिन बातों का जीवन से कोई लेना देना नहीं, फिर भी दिमाग में घूमती है। कुछ ऐसे होता है इसी चक्कर में उनका रात में सरदर्द होता है, कोई लेना देना नहीं कुछ बातों से, पर घूमती है। तो ये प्रॉब्लम है लैक ऑफ आर्गुमेंट। यानी अगर आप स्कूलों में या कहीं प्रोग्राम होता है जहां डिबेट हो रही हो, वहां पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप क्या होगा, अपनी बात खुल के बोलेंगे। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो आर्गुमेंट होंगे वो मजबूत भी हो सकते हैं और कमजोर भी हो सकते हैं। दूसरी बात, वो पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं। पक्ष या विपक्ष में बोलने से आर्गुमेंट कमजोर है या मजबूत फर्क नहीं पड़ता। अब मजबूत आर्गुमेंट क्या है, कमजोर आर्गुमेंट क्या है, ये देखिए। यदि किसी तर्क में केवल अवश्य निश्चित ही जैसे शब्दों का प्रयोग हो, तो वह कमजोर तर्क माना जाएगा। तो वह कमजोर तर्क माना जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला, यदि किसी तर्क में किसी महान व्यक्ति का नाम प्रयोग में लाया गया है, नोट कर लीजिए। यदि किसी तर्क में केवल अवश्य निश्चित ही असंभव जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो वह कमजोर तर्क माना जाएगा। सज्जन कुमार यादव महान व्यक्ति के नाम का प्रयोग कर रहा है, तो तर्क कमजोर कैसे हुआ? वो तर्क बेटा इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि फिर वो उस व्यक्ति का तर्क कहां रहा, नहीं समझे। जैसे गंदगी को लेकर, स्वच्छता को लेकर, गांधी जी स्वच्छता की बहुत बातें करते थे, है ना। अब अगर हम गांधी जी का नाम लेकर स्वच्छता की बात करेंगे तो तर्क किसका हुआ? गांधी जी का हुआ ना, कि मेरा तर्क हुआ? किसका तर्क हुआ? गांधी जी का तर्क हुआ ना, मेरा तो कोई तर्क नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी महान व्यक्ति के नाम का प्रयोग करके कोटेशन देंगे तो आपका तर्क नहीं हुआ, वो उनका तर्क है। अब आप कहेंगे सर निबंध वगैरह जब लिखते हैं तो महान व्यक्ति के नाम और कोटेशन का उपयोग करते हैं तो क्या वो गलत है? वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि महान व्यक्ति के नाम और कोटेशन यूज करके आप आर्टिकल को बनाते हो, आप आर्गुमेंट नहीं दे रहे हो। जब आर्गुमेंट देने की बात आएगी, जैसे एक देश एक चुनाव की अभी मैं बात कर रहा था, है ना। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव देश हित में नहीं होगा। नो डाउट, एक महान व्यक्ति हैं राहुल जी, विपक्ष के नेता हैं।
लेकिन अब ये आपका तर्क नहीं हुआ, या किसी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं एक इलेक्शन हो क्योंकि ये देश के हित में है, तो ये तर्क फिर मोदी जी का हो गया ना, आपका तर्क कहां हुआ? आपका तर्क जो किसी के नाम का सहारा लेके आप तर्क देंगे तो तर्क कमजोर, क्योंकि आपका तर्क हुआ ही नहीं तो कमजोर माना जाएगा। ठीक है, देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं जो लिखा रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। दरअसल यहां आपकी समझ, जो कथन दिया हुआ होगा, जो पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उस पर आप क्या सोचते हैं, इट्स योर आर्गूमेंट। आप किसी के नाम का सहारा लेंगे तो फिर वो आपका आर्गूमेंट कैसे हुआ? वो तो उनका आर्गूमेंट है ना? तो आप उनके आर्गूमेंट का प्रयोग करके आर्टिकल बना सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, वो आपका आर्गूमेंट नहीं हो सकता। ठीक है।